तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में हम लोग आपकी सेकेंड यूनिट को ही कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी आपका सिमिलर ही है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। ये भी आपको यही बताता है कि आपको किस तरह से गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस केस में भी जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपको इस प्रॉब्लम की डिजायर आउटपुट क्या मिलेगी और उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट है और इनपुट और आउटपुट के बीच में आपको किस तरह से रिलेशन बिल्ड करना है कि ताकि आपको डिजायर आउटपुट मिल जाए। और जैसे ही आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आ जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ता है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा एंड सिमिलरली आप किस तरह से आउटपुट तक पहुंचेंगे। और जैसे ही आपका प्लान सेट हो जाता है फिर आप उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि आप इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आपका प्लान वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहा होता तो आप इवैल्यूएशन करते हैं कि कौन से स्टेप में गलती है जिसकी वजह से कि आप आउटपुट तक नहीं पहुंचे। और जैसे ही आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस खत्म हो जाता है आप फिर से एक नया प्लान बनाते हैं और फिर से आप एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि आपको डिजायर आउटपुट नहीं मिल जाता। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी सोल्यूशन को फाइंड करने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी आपको कभी भी आंसर नहीं देती उस प्रॉब्लम का, वो आपको सिर्फ एक वे प्रोवाइड करती है कि आपको कौन से पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस केस में हम स्टडी करेंगे कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को किस तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है इसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन, या फिर आप इसको प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हो। तो इस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए हमें किस किस इनपुट की रिक्वायरमेंट है और हमारा आउटपुट क्या होगा। तो बेसिकली इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो हम इस स्टेप में डिफाइन करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि आपको एवरेज फाइंड करनी है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या है और एवरेज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। और फिर उसके बाद में आपको डिफाइन करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट, यानी कि आप कितने नंबर्स की एवरेज फाइंड करना चाहते हैं। और जब आपको आउटपुट मिलेगा तो आपको वो आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, आपको वो फ्लोट फॉर्म में चाहिए, डेसिमल फॉर्म में चाहिए, या फिर आपको वो इंटीजर फॉर्म में चाहिए। तो ये जो सारी डेफिनेशन है इस प्रॉब्लम की वो आपको इस स्टेप में डिफाइन करनी हो। तो अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड स्टेप क्या है। तो सेकंड स्टेप है हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस। तो प्रॉब्लम एनालिसिस में हमें जो भी गिवन प्रॉब्लम होती है हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्टेप्स में। तो अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी अप्रोचेस हैं जिनको कि हम फॉलो करके अपनी गिवन प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच आ जाती है हमारी टॉप डाउन डिजाइन, यानी कि इसमें जो भी हमारी गिवन प्रॉब्लम होती है हम उसको फर्दर सब पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड अप्रोच आ जाती है हमारी बॉटम अप डिजाइन। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास किसी प्रॉब्लम का ऑलरेडी कोई प्रोग्राम डिजाइन पड़ा है तो उसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे हमने एवरेज का एग्जाम्पल लिया, अगर हमारे पास सपोज कि ऑलरेडी प्रोग्राम डिजाइन पड़ा है लेकिन वो प्रोग्राम सिर्फ 100 नंबर्स की एवरेज फाइंड करता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करके, सपोज कि अगर अब हमें 500 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है तो हम जो हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम डिजाइन है हम उसी में थोड़ी सी चेंजेस करके अपना सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो उसको हम कहते हैं बॉटम अप डिजाइन। तो अब देख लेते हैं हमारा थर्ड स्टेप क्या है। तो थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा प्रॉब्लम डिजाइनिंग। तो अब देख लेते हैं हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से डिजाइन करते हैं। तो हम यूजुअली एल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही अपनी प्रॉब्लम्स को डिजाइन करते हैं। एल्गोरिदम के केस में हम स्टेप बाय स्टेप
सारे स्टेप्स नोट डाउन करते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। और फ्लो चार्ट के केस में भी हम स्टेप्स ही लिखते हैं, लेकिन इनको हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। तो अब देख लेते हैं कि जब हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो कौन सी टाइप्स की स्टेटमेंट्स हमें लिखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आ जाती है सीक्वेंस स्टेटमेंट्स, यानी कि आप अपना एल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट इस तरह से डिजाइन करते हैं कि आपको एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस को फॉलो करके ही अपने आउटपुट को फाइंड करना होता है। तो सेकंड टाइप्स की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो इस केस में आप क्या कर, जब भी आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो जो पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स होती हैं वही एग्जीक्यूट होती हैं। सपोज करो कि आपने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है वो आपने एक कैलकुलेटर फॉर्म में किया है कि वो एडिशन भी परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो सपोज जब आप उसका आउटपुट जनरेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ एडिशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में जो एडिशन परफॉर्म करने वाली पर्टिकुलरली स्टेटमेंट्स हैं वही एग्जीक्यूट होंगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं आइट्रेशन या फिर लूपिंग स्टेटमेंट। तो इस केस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली कुछ स्टेटमेंट्स वो आइट्रेशन या फिर लूप की फॉर्म में एग्जीक्यूट होती रहती है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स आप उस प्रॉब्लम के केस में यूज करते हो जिस केस में आपको कोई सीरीज फॉर्म करनी होती है, ताकि आपको बार बार वही सेम स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आउटपुट को जनरेट करना होता है। तो अब देख लेते हैं हमारा फोर्थ स्टेप क्या है। तो फोर्थ स्टेप आ जाता है हमारा कोडिंग। तो कोडिंग आप पर्टिकुलरली जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, सारे रूल्स फॉलो करके आप कोडिंग करते हो अपनी गिवन प्रॉब्लम की। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोग्राम टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो इस स्टेप में हम अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो हम फिर उन एरर्स को रिमूव करके फिर से अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब देख लेते हैं किस तरह के एरर्स आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो फर्स्ट एरर है सिंटैक्स एरर। अगर हम जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर हम उसके रूल्स को फॉलो करके अपना प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तो हमें सिंटैक्स एरर मिल सकता है। तो सेकेंड टाइप का एरर है लॉजिकल एरर। अगर हमने अपनी प्रॉब्लम का जो भी कोड डिजाइन किया है उसका लॉजिक अकॉर्डिंगली नहीं डिजाइन किया है, उसके लॉजिक में कुछ एरर है, तो हमें लॉजिकल एरर मिल सकता है। थर्ड टाइप का एरर जो आपको मिल सकता है वो है रन टाइम एरर, यानी कि जब आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर भी नहीं है, लॉजिकल एरर भी नहीं है और आप अपना प्रोग्राम रन कर रहे हो, और सपोज अगर आप डिवीजन का आपने प्रोग्राम बनाया है तो जो यूजर है उसने जब डिवाइड करना था तो जो आपका डिवाइजर होता है उसमें उसने 0 वैल्यू इंसर्ट कर दी है, तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो रन टाइम एरर दे सकता है। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जब हमने कोई प्रोग्राम डिजाइन कर दिया तो हम उसको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले मेंशन करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या थी, फिर उस प्रॉब्लम के लिए हमने क्या क्या डिजाइन को फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच किया या बॉटम अप्रोच किया, वो हमें मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद हम पूरी जो भी हमने टेस्ट परफॉर्म किए होते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर वो सारे उस डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट हम पूरी हिस्ट्री लिखते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट की, कि हमने कैसे कैसे कौन कौन सी रिसर्च करके कैसे सारे स्टेप्स फॉलो करके उस प्रोग्राम को डेवलप किया। और लास्टली फिर हम यूजर मैनुअल भी ऐड करते हैं ताकि यूजर को इजीली हो जाए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के प्रोग्राम को यूज करना। और ये स्टेप हम यूजुअली उस केस में करते हैं जब हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं। आप रेगुलर केस में जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आप सिंपली उसका कोड लिख के डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में उसको सेव करके रख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या है। तो बेसिकली प्रोग्राम मेंटेनेंस के भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करते रहना चाहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। तो सबसे फर्स्ट तो हमें रेगुलरली अपने प्रोग्राम में अनडिटेक्टेड एरर्स के लिए चेक करते रहना चाहिए ताकि हम उनको इजीली एलिमिनेट कर सकें। और सेकेंड स्टेप हमारा प्रोग्राम मेंटेनेंस का ये आ जाता है कि हमें रेगुलरली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए अपने करंट प्रोग्राम में ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस और यूजर इंटरफेस को
एनहांस कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोग्राम को यूज़ करें। और लास्ट आ जाता है कि हमें अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ न्यू कैपेबिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके, जिससे कि लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर सकें। और फिर उसके बाद जो भी हमने चेंजेस अपने प्रोग्राम में किए होते हैं, हमें उसको डॉक्यूमेंट्स में भी अपडेट करना होता है ताकि यूज़र को ईजी हो सके हमारे प्रोग्राम को यूज़ करने में। तो बेसिकली ये सारे स्टेप्स हैं जिनको कि फॉलो करके आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको मेंटेन करके भी रख सकते हैं। आप इसको सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।